अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि आज काफी टाइट दिन था। कल मतलब आज अभी टाइम्स नाउ टीवी पे प्रोग्राम था, उसमें था। फिर ये प्रोग्राम के बाद, जो लाइव प्रोग्राम के बाद, मैंने रीच का हमारा स्पेस है ट्विटर पे। कल हमारा प्रोटेस्ट है बीबीसी के खिलाफ, तो उसके ऊपर ये रीच पे प्रोटेस्ट है कि मोदी जी एज ए ग्लोबल लीडर। और फिर इसके बाद एक इंटरव्यू है, फिर इसके बाद एक हमारी मीटिंग है। तो मैंने टाइम समझ आ नहीं रही थी। पहले मैंने सोचा कल कर लूं, लेकिन फिर कल बीबीसी के प्रोटेस्ट पे जाना है। 2 घंटे का खाली मेरे घर से रास्ता है उधर जाने का। फिर वहां से वापस आके शाम रात हो जाएगी, तो इसलिए फिर आज ये टाइम पे प्रोग्राम किया है। शायद आपको इनकन्वीनियंस हो, लेकिन बहरहाल यही एक टाइम के विंडो निकली थी, तो मैंने कहा कि परिवार से बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मिलता है, आप लोगों के सवालात मिलते हैं, तो पता चलता है कि क्या आप सुनना चाहते हैं। जी, आनंद भाई, नमस्कार। हाउ आर यू जी? हाउ आर यू? सही है बस। छोटा मोटा जिंदगी में चलता रहता है। मेरी वाइफ का ऑपरेशन था इस हफ्ते, तो जरा वो 2 दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहे। और सही है, लाइफ गोज ऑन भाई। अ, मेरी तबीयत ठीक है, मैं काफी हद तक बेहतर हूँ, और खांसी वांसी तकरीबन चली गई है। शुरुआत करते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा था कि पहला तो ये है कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आईएमएफ के पांव पकड़ लिए हैं, क्योंकि पहले तो इसहाक डार ने आते ही बदमाशी शुरू की और आर्टिफिशियली डॉलर का कंट्रोल किया। डॉलर के नकली भाव लगा के जैसे तैसे चलाते रहे। मार्केट पूरी खराब हो गई नकली डॉलर के भाव से। ये हुआ कि डॉलर का भाव इतने सस्ते में कर दिया, जो कि ऑफिशियली पाकिस्तान के रुपए की जो डॉलर से प्राइस होनी चाहिए उससे बहुत कम कर दी। उसका नतीजा ये निकला कि सब लोगों ने डॉलर खरीदने शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों को पता था कि ये इसहाक डार है ना, ये ऐसे ही है जैसे हमारे मुसलमानों में खतना होती है। तो जो खतना करने वाला हर गांव में एक नाई होता है, डॉक्टर नहीं होता, नाई होता है, लेकिन गांव वाले उसको सर्जन समझते हैं। तो ऐसे ही हमारे पाकिस्तान में इसहाक डार को सर्जन समझते हैं। ये नवाज शरीफ के बिजनेस का अकाउंटेंट था, और नवाज शरीफ ने इसको रिवॉर्ड दे के इसको हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है अपने दौरे हुकूमत में। और अब शहबाज शरीफ आया तो ये लंदन में छुपा हुआ बैठा था। सेनेटर था, लेकिन सेनेट का ओथ उठाया तक नहीं था, और लंदन में बैठा हुआ था। तो फिर मिफ्ता इस्माइल को हटा के नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, इसको भेजो, ये मेरा समधी भी है, मेरे बेटे का ससुर है। और नहीं, नवाज शरीफ की दूसरी बेटी का ससुर है या बेटे का ससुर है, और इसको मैं भेज रहा हूँ। और इसके ऊपर अरबों रुपए के गबन के जो केसेस हैं वो भी खत्म कराने। तो फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर बन के आया, और इसकी 4-5 साल की जो करोड़ों रुपया सैलरी थी वो भी रिलीज कराई। हालांकि ये सेनेट का इसने ओथ तक नहीं उठाया था, सेशन अटेंड करना तो दूर की बात। तो सबको पता था कि ये इसहाक डार आर्टिफिशियली डॉलर का भाव घटा के रखता है, और फिर जब डंडा पड़ता है सर पे तो अचानक भाव बढ़ता है। तो डॉलर मार्केट से गायब कर दिए, लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए। और नतीजा ये निकला कि इन्होंने कहा आईएमएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाइना है, सऊदी अरब है, इमारात है, हमारी मदद कर देंगे। तो सऊदी अरब ने तो साफ कह दिया कि नहीं भाई, बहुत हो गया, अब हम नहीं दे सकते। आप बताएं किस कंडीशंस पे दें, यानी कोई माल गिरवी रखने को है, कुछ है। तो इन्होंने अपनी किटी में देखा कि कोई चीज बची है, तो कोई चीज बची ही नहीं है। सारे मेजर हाईवे, सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, हर चीज तो इन्होंने पार्क तक गिरवी रखे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। तो सऊदी अरब ने कहा फिर जाओ भाई, बहुत हो गया भाई, अब हमने वो खैरात खाना बंद कर दिया है। हाँ, रमजान आने वाली है, रमजान में आना तो गेहूं दे देंगे, चावल दे देंगे, खजूरें दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन अब पैसा भाई नहीं दे सकते। और दूसरा ये है कि फ्लड के नाम पे इन्होंने अभी डोनर्स कॉन्फ्रेंस जिनीवा में की थी। तो पंजाब असेंबली की एक एमपीए की वीडियो वायरल है, मैंने भी अपने प्रोग्राम में आपको दिखाया था, कि वो कह रही है कि मैंने अमेज़न से कुछ कंबल ऑर्डर किए थे।
तो वो कंबल आए हैं, उसमें बाकी कंबलों से तो इन्होंने टैग काट दिए थे, एक कंबल पे टैग रह गया है जिस पे लिखा है कि फ्लड रिलीफ एड टू सिंध, कि सिंध में फ्लड रिलीफ जो सैलाब आया था उसकी मदद के लिए जो कंबल मिले थे वो अमेजोन पे सिंध गवर्नमेंट के लोग बेच रहे हैं। तो मैं भी आपको अरसे से बता रहा था, अब इंटरनेशनल डोनर्स ने सवाल उठाने शुरू किए कि भाई साहब जब हमारा सामान तक तुम लोग बेच रहे हो तो जो कैश मदद देंगे वो तो आप बचाओगे ही नहीं, वो तो सब खा जाओगे। तो इसलिए पैसा कहीं से आ नहीं रहा, तो मजबूरन इनको आईएमएफ के पास जाना पड़ा। आईएमएफ ने कहा कि आओ भाई आओ, हम तो वेट कर रहे थे कि कब आओगे, अब बताओ ये चार शर्तें हैं, कड़ी शर्तें हैं, ये पूरी करो तो हम बातचीत शुरू करेंगे। अभी देना देना तो दूर की बात, बातचीत शुरू करेंगे, क्योंकि नाइन्थ रिव्यू के लिए बातचीत करनी थी। इसके बाद अगर ये नाइन्थ रिव्यू भी कामयाब हो जाता है और आईएमएफ एग्री करता है तो 1.8 बिलियन की एक किस्त मिलेगी। टोटल 7 बिलियन का ये पैकेज है जो किस्तों में मिलेंगे 2-3 सालों में। आईएमएफ ने कहा पहली शर्त है डॉलर को औकात पे लाओ, जो इसकी असल प्राइस है, और असल प्राइस 300 से ऊपर है। तो इन्होंने कहा ठीक है। पहले दिन 25 रुपये भाव बढ़ाया, दूसरे दिन 11 रुपये भाव बढ़ाया, 230 रुपये का डॉलर 266 पे आ गया। 36 रुपये 2 दिन में बढ़ा चुके हैं और अभी ये बढ़ेगा। अब आप मोटा मोटा हिसाब है कि $1 पे 36 रुपया बढ़ा, तो $1000 पे $36,000 बढ़ा। बिलियन डॉलर पे 36 बिलियन रुपया बढ़ा। तो 100 बिलियन अगर कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, तो 3600 बिलियन रुपया कर्जा बढ़ गया। क्योंकि पेमेंट आपने, आफ्टर ऑल पाकिस्तानी रुपए से आप कमाओगे ना भाई, जो भी है, जो आप आईएमएफ को पैसे देते हो वो रुपयों से कमा के ही दोगे ना। तो 3600 बिलियन रुपया 100 बिलियन पे बढ़ गया। 250 बिलियन आड़े गाड़े में पाकिस्तान का कर्जा है, जिसमें खाली आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह कई 100 बिलियन से ऊपर है, बाकी कंट्रीज से लिए हुए हैं। बाकी सीपेक का इतना बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। सीपेक का ये हाल है कि चाइना दोस्त मुल्क है, चाइना का बैंक आ गया कि भाई जनवरी के फर्स्ट वीक में था किस्त $500 मिलियन की, वो वापस नहीं दिए, कब दोगे? इन्होंने कहा आए बाएं शाह, इन्होंने कहा चल बे, सऊदी नहीं है हम, अबू धाबी नहीं है हम, चाइना है और प्राइवेट बैंक है, ये 72 घंटे में $500 मिलियन रखो। पाकिस्तान को $500 मिलियन इन हालात में देने पड़े उसको, चाइना को, उस बैंक को। तो ये सारी सिचुएशन है फाइनेंस की। आईएमएफ की कड़ी शर्तें हैं, $200 मिलियन का तो खाली 200 बिलियन रुपए का खाली टैक्स पूल बढ़ाने का कहा है। पेट्रोल का भाव ₹50 बढ़ाने का कहा है। इलेक्ट्रिसिटी का भाव ₹15 बढ़ाने का कहा है। गैस का भाव ₹75 बढ़ाने को कहा है। डॉलर का भाव आपको बता दिया। इन हालात में आप सोचें आम आदमी की जो कमर टूटी हुई है, तो आगे क्या होने वाला है? पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गेहूं, सब दालें वाले, दालें पाकिस्तान के ऊपर 5 दिन का स्टॉक पड़ा है पाकिस्तान में। अभी दालों की जो यूनियन है जो दालें मंगवाती है, उन्होंने कहा हमारे पास 5 दिन का स्टॉक है, 5 दिन के बाद पाकिस्तान में दालें नहीं होंगी, क्योंकि कंटेनर भरे पड़े हैं और 9,000 कंटेनर स्टॉक है। $2 बिलियन चाहिए कंटेनर छुड़ाने के लिए। फिर एक कर्जा ये लेते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे, कि स्कूक बॉन्ड और मुख्तलिफ बॉन्ड निकालते हैं कि ये आप जिसने भी $1,000 का बॉन्ड खरीदा उसको हम इतना परसेंट इंटरेस्ट देंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर के बॉन्ड बेचे हुए हैं। $2 बिलियन का खाली इंटरेस्ट उन बॉन्ड पे ड्यू है जनवरी फरवरी में। $2 बिलियन, ये एक अलग कर्जा है। तो ये सारी सिचुएशन है पाकिस्तान की, इसमें पाकिस्तान तबाह है। दूसरी जो मेन खबर मेरे पास आपको शेयर करने की है ना, वो ये है कि तालिबान, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और चाइना ने एग्रीमेंट कर लिया है कि चाइना अब अफगानिस्तान में रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन करेगी। अफगानिस्तान में पेट्रोल भी है, अफगानिस्तान में
लिथियम भी है, लिथियम की बैटरीज़ बनती हैं, लैपटॉप की, मोबाइल्स की, सबकी आजकल लिथियम की बैटरी बनती है। दुनिया की इस वक़्त सबसे ज़रूरी चीज़ बन चुकी है लिथियम। इसके ज़ख़ीरे कई जगहों पे हैं लेकिन बहुत कम एक्सप्लॉइट हुए हैं। तो ये फास्टेस्ट रनिंग कमोडिटी है नेचुरल रिसोर्सेज़ में, जो कि इस वक़्त तो अफ़गानिस्तान में इसके ज़ख़ीरे बहुत हैं। कहने को तो किसी ने कहा है $100 बिलियन का है, किसी ने कहा है $500 बिलियन का स्टॉक है वहाँ पे। तो चाइना को ठेका दिया है। इसलिए दिया है कि ऑलरेडी कुछ अफ़गान वारलॉर्ड, क्योंकि ख़ास तौर पे नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में ये इसके स्टॉक्स बहुत हैं। तो अफ़गान वारलॉर्ड की मदद से चाइना वहाँ पे बगैर एग्रीमेंट के एक्सप्लॉइट कर रहा है काफ़ी अरसे से, और स्मगल होके चाइना पहुँच रही हैं वो बैटरियाँ। आपको पता है कि एप्पल का पूरा कारोबार चाइना में है। सारी फैक्ट्रियाँ चाइना में हैं। अभी एप्पल के कुक जो है सीईओ, उसको पूछा गया था, क्या चाइना से आप मूव कब कर रहे हैं आउट? तो उसने कहा कि भाई साहब ये मज़ाक नहीं है। हमारा पूरा एप्पल का मैकबुक, आईपैड, मोबाइल्स सब चाइना में बन रहे हैं। हम इसको इतनी ईज़ी नहीं है हमारे पास। क्योंकि जिस किस्म के इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, इंजीनियर्स और वो पूरी दुनिया में अवेलेबल होंगे, लेकिन एक ही जगह पे, जैसे वुहान है चाइना का एक शहर, हमें अगर 10,000 या 50,000 चाहिए वो इंजीनियर, वो एक ही जगह पे चाइना में ही मिल रहे हैं। तो हमारे लिए इतना आसान नहीं है। और फिर एक सेटअप है हमारा, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का पूरा सेटअप है, उसको हम इतनी आसानी से नहीं खत्म कर सकते। वहां पे लिथियम की बहुत जरूरत है, फिर मैग्नीशियम, इवन सुना है कि अफगानिस्तान में यूरेनियम के भी ज़खायर हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले 40-50 साल से दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन अफगानिस्तान में 40-50 साल से जंग चल रही है, तो वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो नहीं सकती थी। क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन के लिए पूरा एक नेटवर्क चाहिए, मज़दूर चाहिए, मशीनरियाँ चाहिए। अफ़गानिस्तान में भरोसा ही नहीं होता कि कब कौन, कोई वायरलॉर्ड है, कोई तालिबान है, कोई आईएसआईएस है, वो वहाँ पे अटैक कर देगी, तो इनका सारा इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगा और आदमी भी मर जाएँगे। तो इसलिए वहाँ पे किसी का हिम्मत नहीं हो रही थी। अमेरिका ने 20 साल वहाँ जंग लड़ी, लेकिन एक लिमिटेड हद तक कुछ जगहों से इन्होंने अपना कुछ माल निकाल के चोरी किया। लेकिन आफ्टर ऑल वहाँ पे ऐसे सिचुएशन नहीं बन रही थी कि कोई एक्सप्लॉइटेशन हो। तो अब चूंकि पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और कंपैरेटिवली कोई जंग नहीं चल रही, इतना ज्यादा कोई अटैक्स भी नहीं हो रहे, कभी काबुल में कोई एक धमाका हो जाता है, कभी वो, लेकिन उन नॉर्दर्न एरियाज में खास तौर पर वो नेचुरल रिसोर्सेज की रिच जमीनों पे इतना सिक्योरिटी का इशू नहीं है। तो वहां से अब ये चाइना को ठेके मिले हैं और चाइना चाइना ऑलरेडी चोरी कर रहा है। जैसे कि बलूचिस्तान में जब पाकिस्तान ने पूरा बलूचिस्तान थाली में रख के पेश कर दिया था चाइना को, तो चाइना वहां से सोना और पता नहीं क्या क्या वहां से लेके जाता रहा है। अब अफगानिस्तान में ये चीज हो रही है, विच इज वेरी अलार्मिंग। और अमेरिका, आपको पता ही है कि एक जंग की पूरी तैयारी कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 नजर आ रही है और बहुत ज्यादा दूर भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि यूक्रेन को अब जो टैंक वैंक दिए हैं जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका ने, वो लेटेस्ट टैंक हैं और उनकी मार सैकड़ों माइल दूर गोला जाके गिरता है। यानी अगर बॉर्डर पर रख के यूक्रेन वाले बम गिराएंगे तो रशिया में गिरेगा, और ये सीधा सीधा रशिया को प्रोवोक करने वाली बात है। फिर रशिया हमला करेगा यूरोप के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि आधा रशिया यूरोप में है। तो फिनलैंड है, हंगरी है, पोलैंड है, ऐसे कई कंट्रीज हैं। और खासतौर पर रशिया की दुनिया की बड़ी सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है। इतना फायर पावर है कि वो पूरे यूरोप को टारगेट कर सकता है, और उसकी बॉर्डर अलास्का की साइड पे अमेरिका कनाडा से भी मिलती है। तो रशिया फिर जब देखेगा कि बहुत ज्यादा मामलात खराब हो रहे हैं, तो वो फिर डायरेक्ट अटैक पे आ जाएगा। तो इन सारे सूरत हाल में एक वर्ल्ड वार नजर आ रही है, तो उसमें फिर अमेरिका कोशिश कर सकता है कि चाइना को इन्वॉल्व करे और ताइवान के ऊपर हमला कर दे, जिससे फिर चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और एक एग्रीमेंट है क्वाड। क्वाड में अमेरिका, इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। और मुझे इसका कंफर्म नहीं था कि इसकी कंडीशंस क्या हैं, लेकिन कल मैंने इंटरव्यू किया है रॉ के एक्स ऑफिसर एन के सूद साहब का,
जो मैं कल यानी संडे को लगाऊँगा अपने चैनल पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि भारत का जो क्वाड एग्रीमेंट है ना इन 3 कंट्रीज़ के साथ ये जो अलायंस है, इसमें एक कंडीशन है कि भारत इन केस के इन 3 मुल्कों के साथ कहीं किसी की जंग होती है, यानी इन चारों में अगर भारत की जंग हो जाती है, तो ये चारों भारत की मदद मिल के लड़ेंगे। इसी तरह अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ ऐसा कुछ मसला होता है या किसी जंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो भारत इनको अपने नेवल अड्डे, जो नेवी के अड्डे हैं, वो देने को देना पड़ेगा और वहां से फिर अमेरिका अपना वो लॉन्च करेगी। तो अब आप जो मेरे पीछे जो नक्शा देख रहे हैं, इसमें आपको नजर आ रहा है कि भारत के ईस्ट में जो पोर्ट्स हैं, तमिलनाडु और बंगाल वगैरह की साइड पे, तो चाइना के लिए वो एक हिसाब किताब में आता है। तो ये सारी सिचुएशन में अगर चाइना के ऊपर ताइवान को लेके अमेरिका कुछ करता है गड़बड़ी, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक तरफ रशिया का यूरोप अमेरिका से, एक तरफ चाइना अमेरिका, बीच में भारत को मजबूर किया जाएगा। और भारत की कोशिश तो जाहिर है यही होगी कि भारत न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि आज तक कभी भी भारत किसी जंग में हिस्सा नहीं बना, सिवाय वर्ल्ड वॉर्स के। तो वर्ल्ड वॉर्स में भारत आजाद नहीं था, भारत इंग्लैंड की कॉलोनी थी, तो इंग्लैंड यहाँ से फौज लेके भेजी थी अफ्रीका में और दूसरी जगहों पे लड़ने के लिए। लेकिन ये है कि आजाद भारत ने कभी भी किसी जंग का हिस्सा नहीं बना। तो मेरा ख्याल है कि भारत पूरी कोशिश करेगा कि इस सारे मामलात में न्यूट्रल रहे, लेकिन अगर रशिया और चाइना भारत के बॉर्डर के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में कोई जंग है, उसका असर ज़ाहिर है भारत पे भी पड़ेगा। और फिर इसमें पाकिस्तान फैक्टर को आप देखें, तो पाकिस्तान उस जंग में मस्ट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो अमेरिका का एजेंट है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को कमाई का एक ज़रिया मिल जाएगा कि अमेरिका और यूरोप फिर पाकिस्तान पे डॉलरों की बरसात कर देंगे, इमीडिएटली 3-4 बिलियन डॉलर की मदद का ऐलान कर देंगे और सारा कुछ हो जाएगा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल में रख लेंगे और यूं पाकिस्तान कूद पड़ेगा। तो ये एक बड़ा खतरनाक सिनारियो है। अजीज दोस्तों, काफी मैंने अपना लंबा चौड़ा बता दिया आप लोगों को। मैं समझता हूं अब हमें कुछ सवालात की तरफ जाना चाहिए। ऋषिकेश हरिदास जी, धन्यवाद। मोदी इनवाइट्स बिलावल फॉर एससीओ समिट इन इंडिया। भाई मोदी जी ने नहीं इनवाइट किया है, ना जयशंकर जी ने किया है। ये भारत के स्पोक्स पर्सन ने, जो एक फॉरेन मिनिस्ट्री के होते हैं, उन्होंने इनवाइट किया है और वो जाहिर है मेंबर कंट्री है तो उसको इनवाइट करना बनता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, बिलावल आएगा? बिलावल कभी भी नहीं आएगा, इसलिए कि बिलावल में अब इतना जोर खसोर रहा नहीं है। इसने अपनी औकात से ज्यादा बड़ी बातें कर दी थी प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में। लेकिन अब पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी की ही जो नैया है वो डूब गई है तकरीबन। और पाकिस्तान में अब जोर शोर से ये बात हो रही है कि टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ आएगा। टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ ऐसा होता है जैसा मुशर्रफ लाया था, उसमें ये होता है कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी। जैसे मुशर्रफ ने क्या किया था कि अमेरिका में सिटी बैंक का एक एग्जीक्यूटिव था शौकत अजीज, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना के ले आया पाकिस्तान। उसका पासपोर्ट भी नहीं था पाकिस्तानी। रातों रात मिनिस्ट्री खुलवाई गई और इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और उसको सेनेट में सेनेटर बनाया गया, क्योंकि सेनेट का पब्लिक इलेक्शन नहीं होता। तो सारी असेंबलियां मुशर्रफ की थी, उसने सेनेट का मेंबर बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जमाली था, बलोचिस्तान का, मीर जफरुल्लाह जमाली। तो जमाली की मुशर्रफ से जमी नहीं, जमाली ने रिजाइन कर दिया। अब इन्होंने कहा शौकत अजीज को हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर सेनेटर नहीं बन सकता, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन सकता है। तो रातों रात एक सीट खाली कराई गई नेशनल असेंबली की और उसमें शौकत अजीज को जितवाया गया। और उस पीरियड में जो 43 दिन का पीरियड था जिसमें ये इलेक्शन का सारा प्रोसेस था, उसमें जो एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब था चौधरी परवेज इलाही, इसके बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और उसने बनते ही कह दिया था प्राइम मिनिस्टर कि मैं सिर्फ उस वक्त तक हूं जब तक शौकत अजीज इलेक्ट नहीं हो जाते। तो शौकत अजीज फिर इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने सो कॉल्ड एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाई जिसमें हर चीज का एक्सपर्ट बिठा दिया।
अब एक्सपर्ट ये था कि होम मिनिस्टर बना दिया वो, एक आर्मी का जनरल था, नाम मैं भूल रहा हूँ। ज़्यादातर आर्मी, लेकिन सदर मुशर्रफ था, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव मुशर्रफ था। तो और उसको मार्शल लॉ का नाम नहीं दिया गया था ताकि अमेरिका की और दुनिया की पाबंदियों से बचा जा सके। तो ऐसा ही एक मार्शल लॉ आने वाला है जिसमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी और मुख्तलिफ टेक्नोक्रेट्स को जमा करके एक 3 साल के लिए या 2 साल के लिए, पहले तो 90 दिन का ही आर्मी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है उसमें 90 दिन के लिए, लेकिन उसको बढ़ाते-बढ़ाते 3, 5, 10 साल, जैसे मुशर्रफ 10 साल तक खींच गया था, ऐसे खींचा जाएगा। तो अब डेमोक्रेसी तो रही नहीं है, तो बिलावल भुट्टो फिर ज़्यादा अरसा फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है। एक्स पाकिस्तान, एक्स मुस्लिम, थैंक यू भाई। आदम आरफ भाई बहुत दिन बाद लाइव। जी आदाब भाई, बहुत दिन बाद मैं कोशिश होती है हर हफ्ते करने की, लास्ट सैटरडे बुक किया था। हर हफ्ते मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव का मुझे ये मज़ा आता है कि आप जैसे जो परिवार के लोग हैं वो अपना सवाल रखते हैं और मुझे उन सवालों का जवाब देने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे पता लगता रहता है कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। हर्ष श्री जी, गुरुजी चरण परश, क्या आप इंडिया को 2047 तक डेवलप कंट्रीज में देखते हैं और क्या साउथ इंडिया अलग होगा फ्यूचर में? अरे भाई, शुभ शुभ बोलें, साउथ इंडिया क्यों अलग होगा? क्या साउथ इंडिया में कोई मूवमेंट चल रही है? बलूचिस्तान की मूवमेंट 75 साल से चल रही है। पाकिस्तान जैसी बनाना रिपब्लिक से अभी तक वो आज़ाद नहीं हो सका। भारत से साउथ क्या किसी भी इलाके का कोई अलग होने का कोई दूर-दूर तक चांस नहीं। भारत की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ बढ़ सकती हैं, घट नहीं सकती। और 2047 तो आप दूर कह रहे हैं, 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो क्या तीसरी बड़ी इकोनॉमी डेवलप्ड कंट्री नहीं होगा? डेवलप्ड कंट्री की क्या आपके नज़र में इंग्रेडिएंट्स होते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये होता है कि वो सब चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंट होता है, आत्मनिर्भर होता है। तो भारत में क्या चीज़ नहीं है? भारत अनाज में, फूड में, डेयरी में, किसी चीज़ में दुनिया से कुछ नहीं मँगवाता। भारत आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, हर चीज़ में आत्मनिर्भर है, सब कुछ भारत भेज रहा है, मँगवा नहीं रहा। फिर आप आर्मी में देखें तो ज़्यादातर चीज़ें भारत में बन रही हैं। इवन रफ़ाल की टेक्नोलॉजी भारत ने ली है। अभी बोइंग एयरलाइन की कंपनीज़ 2 बड़ी हैं, जो हवाई जहाज़ बनाती हैं, बोइंग और एयरबस। दोनों से भारत की डिस्कशन चल रही है फाइनल स्टेजेस पे, अब वो भारत में फैक्ट्रियाँ लगाएँगे। बोइंग और एयरबस के हवाई जहाज़ अब भारत में असेंबल होंगे। तो भारत डेवलप्ड ऑलरेडी है, किसी का मोहताज नहीं। कोविड जैसे इतने बड़े कांड में भारत ने किसी से पैसे की मदद ली? तो भारत ऑलरेडी डेवलप्ड है और आगे सुपर पावर की तरफ जा रहा है। ऋषिकेश हरिदास जी, धन्यवाद भाई। इंडिया सेंड्स नोटिस टू पाकिस्तान टू अमेंड 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। जी भाई, मैंने भी सुबह ये खबर पढ़ी थी और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो एक समझौते की सरकार भारत में चल रही थी ना, नेहरू साहब की, उसने भारत को बहुत नीचे दफन कर दिया था, मुख्तलिफ चीज़ों में। चाइना के आगे ऐसे एग्रीमेंट किए जिसमें भारत बिल्कुल ही नीचे दब कर रह गया था। इस तरह दूसरे कई ऐसे एग्रीमेंट थे जिसमें एक इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसमें जो 5 दरिया आ रहे हैं ना पाकिस्तान, उसमें दरियाए सिंध है ना, उसपे भारत का तकरीबन कोई राइट नहीं है। और बाकी 4 में से 2 जो सबसे स्ट्रॉन्ग दरिया हैं वो पाकिस्तान के राइट हैं, और जो कमज़ोर दरिया हैं वो इंडिया के राइट हैं। जबकि सारे दरिया आ भारत से रहे हैं पाकिस्तान में। क्योंकि भारत मीन्स गिलगित बल्तिस्तान और पीओके भी भारत है। तो भारत को अब ऐसा ये एग्रीमेंट को रिवाइज़ करना चाहिए। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं इस पे एग्री होगा, और इसमें यूएन इन्वॉल्व्ड है। यूएन की निगरानी में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो भारत पाकिस्तान यूएन को ची-ची पें-पें करेगा ज़रूर, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत आज इस पोज़ीशन में है कि टर्म्स को डिक्टेट कर सके। तो बिल्कुल ये एग्रीमेंट अब चेंज होना चाहिए। नहीं पाकिस्तान मानेगा तो भारत बाय बाय फ़ोर्स कर देगा कि आज भारत के पास इतनी ताकत है कि बाय फ़ोर्स चीज़ें कर सकता है। भारत जब बालाकोट में घुस के हमला कर सकता है तो बहुत कुछ कर सकता है। आनंद टंडन जी,
Recordec mines is still untapped in Balochistan, although stuck in legal issues. Is it possible that Pak offers it to US, China for mining and save itself from default? This can restart Pakistan terror activities. आनंद भाई, रिकॉर्डेक का फैसला हो चुका है. दिसंबर या नवंबर में इंटरनेशनल कोर्ट से ये सारे फैसले हो चुके हैं और अब उसका ठेका एक कंपनी को ऑलरेडी दे दिया गया है. उस कंपनी के जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसको कनाडा की है शायद वो कंपनी. मैंने इस पे पूरी एक वीडियो बनाई थी नवंबर दिसंबर में. तो रिकॉर्डेक की माइनिंग से जो सोना निकलेगा वो 50% उस कंपनी को मिलेगा, 25% फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगा और बाकी 25% में 15% बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मिलेगा और 10% बलूचिस्तान में ही कुछ कंपनियों को और ऐसा कुछ मिलेगा. यानी ऑल इन ऑल आधा सोना तो वो ले जाएगी कंपनी. बाकी आधे सोने में 25% जो फेडरल गवर्नमेंट को मिलेगा वो आर्मी को मिलेगा. बलूचिस्तान में जो सरकार होती है वो भी आर्मी की होती है, तो बलूचिस्तान का 15% जो है वो भी आर्मी को मिलेगा, बाकी 10% भी यही. तो ये सारा लूटमार में जाएगा बिल्कुल. और एक अंदाजा लगाया गया है कि $1 ट्रिलियन का वहां पे सोना है. लेकिन अब देखते हैं, ये सब बड़ी बड़ी कहानियां हमें बताई जाती हैं. आपको याद होगा कि इमरान खान जब नया नया प्राइम मिनिस्टर बना था तो इसने कहा था कि कराची के समंदर के नीचे से गैस और पेट्रोल के जखीरे मिले हैं और हम वहां ड्रिलिंग करना शुरू कर रहे हैं और 2 साल बाद पाकिस्तान गैस और पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहा होगा. ये खबर बहुत ब्रेकिंग हुई थी और पूरे पाकिस्तान को मामू बनाया गया था. तो ऐसी खबरें पाकिस्तान में आती रहती हैं. लेट्स सी क्या होता है रेतोडेक का. अंशुमन दत्ता जी, थैंक यू. कैन इंडिया कैप्चर पीओके इन गिलगित बल्तिस्तान इन नियर फ्यूचर? डेफिनेटली यस, बिल्कुल कर सकता है और करेगा. और ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी गिलगित बल्तिस्तान और पीओके को हासिल करने में. राजा राम गालंदे जी, अरे सर, क्या पाकिस्तान और चाइना का के रिश्ते अभी भी पहले जैसे हैं कि कुछ गड़बड़ है? देखें जी, पहले जैसे नहीं है. पहले भी वैसे पाकिस्तान और चाइना का रिश्ता था. एक सूद पे पैसा देने वाला जो ब्याज पे पैसा देता है, आदमी या कंपनी या बैंक, ऐसे है ना, जो जो ब्याज पे पैसे देते हैं. तो वो ब्याज पे पैसा देने वाले का और ब्याज पे पैसा लेने वाले का जो रिश्ता है वो चाइना और पाकिस्तान का था. सीपेक का भी यही था. सीपेक चाइना की गवर्नमेंट से एग्रीमेंट नहीं था, चाइना के प्राइवेट सेक्टर से एग्रीमेंट था. ये वैसे ही है जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्पायर से कुछ एग्रीमेंट्स किए थे. और वहां पे जो उस वक्त, तो आपको पता है जब अंग्रेज सरकार आई थी उस वक्त भारत में मुगल एम्पायर तो खाली दिल्ली तक रह गई थी और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ राज्य थे. जैसे बंगाल में सिराजुद्दौला था, कर्नाटक में टीपू सुल्तान था, महाराजा रंजीत सिंह जी की हुकूमत वेस्ट इंडिया में थी, मराठा अंपायर थी, ये सब की. तो ईस्ट इंडिया से आया था अंग्रेज सरकार. तो अंग्रेज सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्रीमेंट हुए थे सिराजुद्दौला की सरकार से और इन सब से, उधर के राजाओं से. और उसके पीछे फिर ब्रिटिश सरकार की आर्मी आ गई टू प्रोटेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी. ये स्टाइल होता है कॉलोनियल पावर्स का. यही चाइना का था कि सीपेक के नाम पे प्राइवेट सेक्टर से, चाइना के प्राइवेट सेक्टर से पाकिस्तान का एग्रीमेंट था. और चाइनीज आर्मी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो आर्मी है, वो प्रोटेक्ट के नाम पे पाकिस्तान में स्टेशन हुई थी. तो उसको प्रोटेक्शन चाइना की सरकार दे रही थी, लेकिन पाकिस्तान का एग्रीमेंट उन प्राइवेट सेक्टर बैंकों से और उनसे था. तो जो पैसा आया था वो कंडीशनल था और उसकी कंडीशंस इतनी ही सख्त थी जितनी आप एक गाड़ी लेने के लिए लोन पे बैंक से लोन लेते हैं कि हमने गाड़ी खरीदनी है. अब अगर आपने 1 महीना किस्त नहीं दी तो घर पे आपके आ जाते हैं ना वो. यही हाल पाकिस्तान का था. अब इस हफ्ते मंडे ट्यूसडे को चाइना के बैंक आ गए कि भाई $500 मिलियन आपकी किस्त ड्यू थी जनवरी के फर्स्ट वीक में, आपने नहीं दी.
72 घंटे हैं, 72 घंटे में दे दो, वरना फिर हमने जो सामान गिरवी रखा है वो कब्जा कर लेंगे। तो इन हालात में खजाने में पैसा नहीं है, $500 मिलियन पाकिस्तान ने 2 दिन पहले चाइनीज बैंकों को दिए हैं। तो गड़बड़ तो कोई है नहीं, सीधा-सीधा ये लेंडर का और कर्ज लेने वाले का और कर्ज देने वाले का रिश्ता था, वो भी वो है। कर्ज नहीं दोगे तो चाइना फिर चाइनीज़ तो अपने बाप के नहीं है भाई। करण खतवानी जी, करण भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका फीडबैक व्हाट्सएप पे मिलता रहता है, थैंक यू। सर, इंडिया एक्सपोर्ट टू रीच $1 ट्रिलियन by 2027 and third economy by 2027. Why Pakistan doesn't recognize India power and have trade with India? भाई पाकिस्तान तो अब चाहता है कि इंडिया से ट्रेड हो, लेकिन इंडिया तो नहीं करेगा ना भाई। इंडिया को अब जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया पाकिस्तान को किसी खाते में ही नहीं लाता। दूसरा ये है कि भारत के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे हो गए तो फिर पाकिस्तानी कहेगा ना कि भाई साहब, आर्मी साहब, अब आपकी हमें क्या जरूरत है? आप कहते थे कि ये दुश्मन बैठा है, तो अब ये तो दुश्मन है नहीं, इसके साथ तो फुल ट्रेड हो रही है, सब कुछ है, तो बंद करो आप अपना जीएचक्यू, बजट बंद करो। तो आर्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि भारत के साथ ट्रेड तो दूर की बात, जरा अच्छा भी रिलेशन ना हो। शहबाज शरीफ ने अभी 2 हफ्ते पहले बयान दिया था कि हमने 3 जंगें लड़ के सबक हासिल कर लिया, अब हम भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। शाम को जीएचक्यू में बुला के लित्तड़ मारे गए। बोला भाई साहब, किस हिसाब में तुमने ये बयान दिया? तो वो बेचारा फौरन ही बाहर निकलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब तक भारत आर्टिकल 370 को खत्म नहीं करता, वापस मतलब लागू नहीं करता, और वो जो डिसीजन लिए थे वो वापस ले, कश्मीर को आजाद करे, फिर हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ तो भारत के साथ तो पाकिस्तान कभी भी ट्रेड नहीं करेगा। अभिनव जी, स्वागतम। आप हमेशा होते हैं, थैंक यू। कैसे हैं भाई? नमस्ते आरिफ जी। अहमदियाज आर मोस्ट हेटेड इन पाकिस्तान येट दे सपोर्ट पाकिस्तान ऑल द टाइम। क्या चक्कर है? सिंपल चक्कर है, पंजाबी। अहमदिया पंजाबी हैं। एक पंजाबी इनका रिलीजियस लीडर है ना, गुलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। वो पंजाब से है, इंडिया के पंजाब में एक शहर है कादियान, वहां से। पंजाबी नेशनलिज्म बोलता है। इन्होंने ही पाकिस्तान बनाया था। इन्होंने ही मूवमेंट में पूरा भरपूर हिस्सा लिया था पाकिस्तान बनाने की। तो पंजाबी नेशनलिज्म प्रिवेल्स। नफरत अपनी जगह है, लेकिन पंजाबी मिलजुल के चीजें चला रहे हैं। इतना भी नहीं है जितना अहमदियों के ऊपर बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। कभी मस्जिद का मीनार तोड़ दिया, कभी ये कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तान की गली कूचे में रहते हैं अहमदी, कितनों को मारा है। हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो अहमदियों के साथ थोड़ी हो रहा है, जबकि ऑन पेपर ये कहा जाता है कि हिंदू और क्रिश्चियन वगैरह से ज्यादा बड़ा काफिर है अहमदी, क्योंकि वो इस्लाम का नाम यूज करता है और ये है और वो है। लेकिन आपने कभी सुना है कि इनमें से किसी को पकड़ के इनकी लड़की को कन्वर्ट किया गया हो या कुछ? ये सब एक है, पंजाबी कौमियत के नाम पे। सुविक चौधरी जी, what is the situation of UK and Europe overall due to economic wars prevailing due to COVID and Russia-Ukraine war? जी सुविक जी, थैंक यू वेरी मच, आपने याद दिलाया, क्योंकि आज का मेरा एक टॉपिक बीबीसी का प्रोटेस्ट भी था। देखें, बीबीसी ने झूठ का एक पलंदा डॉक्यूमेंट्री बनाई 2 पार्ट की, और दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक फेक कैंपेन चलाई गई। 2002 में गोधरा के इंसिडेंट को और गुजरात राइट्स के नाम पे कि मोदी सरकार ने वहां पे कत्लेआम किया, ये किया, वो किया, उस पे इन्होंने ये पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। मोदी सरकार और बीजेपी की नंबर 1 दुश्मन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मनमोहन सिंह के जमाने में पूरी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी और पूरा जोर लगा लिया कि उसमें मोदी जी को इम्प्लीकेट कर सकें। लेकिन उस कमेटी की पूरी रिपोर्ट क्लियर आई थी कि भारत में इतने दंगे हुए, कभी आर्मी को नहीं बुलाया गया इतनी जल्दी जितनी जल्दी मोदी जी ने आर्मी बुला ली। और आर्मी ने गुजरात का कंट्रोल हासिल कर लिया था विद इन ए फ्यू डेज। अगर मोदी जी इन्वॉल्व होते तो ये सब ना होता, आर्मी को नहीं दिया जाता। गुजरात गुजरात की पुलिस मोदी जी के कंट्रोल में थी, मोदी जी ने कत्लेआम करना था। दूसरा पॉइंट ये है कि पहली बार
दंगों में इतने सारे हिंदू पुलिस और आर्मी की गोलियों से मरे, वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि अगर उन दंगों में इतना दम था कि मुसलमानों के खिलाफ था, तो 2002 का गुजरात का सेंसस देख लें, आज का सेंसस देख लें, मुसलमान की आबादी वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी है। मेरा स्टेट है गुजरात। मैं लास्ट ईयर फरवरी में जब गुजरात में गया था, मैं अपने गांव में गया था, तो वहां पे जितने मुसलमान थे उनसे मैंने अलग में जाके बात की, क्योंकि मुझे वहां के हिंदू और मुसलमान दोनों, जो मेरे गांव के लोग हैं, उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि आरिफ भाई, आप अक्सर अपने प्रोग्रामों में इस्लाम और हिंदू और इसके ऊपर बात करते हैं, तो प्लीज, हमारे गांव में बड़ा सुकून और अमन है, और हमारे गांव में कभी भी दंगा नहीं हुआ रिलीजियस को लेके, छोटा सा भी दो आदमियों के दरमियान भी झगड़ा नहीं हुआ, इवन 47 में भी नहीं हुआ। तो आप प्लीज जरा एहतियात कीजिएगा। तो मैंने वहां पे अलग से, मेरे हिंदुओं से भी बात हुई और मुसलमानों से भी बात हुई। तो उन्होंने यही कहा कि गुजरात में हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जितनी सहूलतें हमें इस बीजेपी सरकार में है पिछले 25-30 सालों से, इतनी भारत में कभी भी गुजरात में ऐसे नहीं थी। तो नहीं, वो रिपोर्ट जो बीबीसी की थी, वो एक जबरदस्ती की रिपोर्ट थी, और उसके खिलाफ फिर हम जा रहे हैं कल प्रोटेस्ट करने पूरे यूके में। स्कॉटलैंड में अलग प्रोटेस्ट हो रहा है बीबीसी ऑफिस के सामने, बर्मिंघम में अलग हो रहा है, इधर लंदन में, ऐसे 5 जगहों पे पूरे यूके में प्रोटेस्ट हो रहा है। कल लंदन टाइम 12 बजे दोपहर को हम लोग जमा हो रहे हैं बीबीसी के ऑफिस के सामने, और एक भरपूर मैसेज दे रहे हैं। आप ये देखिएगा कि ये इंग्लैंड की तारीख में इंडियंस का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट नजर आ रहा है, कि अभी तक 100, मतलब कई 100 लोगों का कमिटमेंट आ चुका है कि हम भी आएंगे। तो हम उस पर प्रोटेस्ट करेंगे कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, जब अदालतें मोदी जी को क्लीन चिट दे रही हैं, जब सरकार की जो ओपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस की पार्टी ने आप मोदी जी को क्लीन चिट दी, तो तुम लोग कौन होते हो? और अगर इतना ही तुम्हें मसला है, तो तुमने कभी केरला में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ, जो 89 में कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड हुआ, जो इतने भारत में जेनोसाइड हुए, कभी उस पर रिपोर्ट की? कभी तुमने ब्रिटिश सरकार के दौरान 1880 से लेकर 1920 तक 40 साल के दौरान 100 मिलियन से ज्यादा इंडियन मार दिए गए थे, कभी अपनी ब्रिटिश सरकार के बारे में ये रिपोर्ट दी? कभी ब्रिटिश सरकार ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक में हमला किया था अमेरिका के साथ मिलके, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग बेघर हुए, तबाह हुए, बर्बाद हुए? एक डेवलप्ड कंट्री इराक को आपने बिल्कुल जमीन पे लेके आ गए। क्या उस पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनी? ऐसी कई सवाल आते हैं जो बीबीसी से पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बन सकती कि मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान उस पे फंडिंग करते हैं बीबीसी की, और यूं बीबीसी को पैसे मिलते हैं तो वो पैसा बोलता है। आपने सवाल किया था महंगाई वगैरह के हवाले से, तो जी बिल्कुल, रशिया यूक्रेन वॉर से अब यहाँ का आम ब्रिटिश तंग आ गया है, और वो कहते हैं कि भाई साहब, यूक्रेन यूरोप का सबसे करप्ट कंट्री है, उसको आप हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर दिए जा रहे हैं, और हमारे घर में अब हालात खराब हैं, और यकीन माने भाई, बहुत हालात खराब हैं। हमारे अपने हालात खराब हैं, इतने हालात खराब हैं कि हर महीने 500,000 पाउंड कर्जा बढ़ रहा है, और मैं इतने कर्जे में आ गया हूँ पिछले 6 से 8 महीने में। महंगाई का जो आलम है, हर महीने मुझे 500 से 1000 पाउंड दोस्तों से, अपने हिंदू दोस्तों से कर्जा लेना पड़ता है। तो हालात मेरे जब ये हैं, तो आप सोचें बाकियों के भी क्या होंगे। यहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है ना, वो पॉवर्टी की लाइन से नीचे चली गई है। यहाँ पे लोगों को इस पीक सर्दी में गैस के हीटर खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और यही हाल हमारा भी रहा है कि हम सारी खिड़कियां सब बंद करके कंबल ओढ़ के घर में बैठे होते थे दिन में भी, कि गैस के हीटर ना खोलने पड़े। भाई साहब, 400 पाउंड अगर आपका महीने का बिल हो जाए ना इलेक्ट्रिसिटी गैस का, तो सोचें क्या महंगाई है। हर चीज डबल, डबल से भी बढ़ गई है। जो चीज 1 पाउंड थी, वो 2 पाउंड 2.5 पाउंड की बन गई है। हर चीज, आलू, प्याज, टमाटर, गोश्त, मुर्गी, जितनी भी चीजें आप ले लें, तो बहुत हालात खराब है भाई।
ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। इंडिया एंड पाकिस्तान केम क्लोज टू ए न्यूक्लियर conflagration in February 2019, says former US Secretary Mike Pompeo. माइक पेम्पियो का भी मैं क्या बोलूं भाई, लेकिन नहीं, पाकिस्तान में ना वो खाली न्यूक्लियर की धमकियां वमकियां देता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर का अंदर से हवा निकल चुकी है। और 2019 की बात जो कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है ये बालाकोट वाला वाकया हुआ था, उस पर पाकिस्तान धमकियां ही दे सकता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक आदमी को किसी ने मारा, ताकतवर ने, तो वो रो पड़ा और वो रोते हुए कहता है कि अब नहीं मारना, वरना अब मैं मारूंगा, जवाब दूंगा। उसने और मारा, कहता अब के मार, अब देखना तुम। इस तरह वो मार खाता रहा और ये बोलता रहा। तो यही हाल पाकिस्तान का है कि न्यूक्लियर चला दूंगा। न्यूक्लियर के लिए जो गैस चाहिए ना, पेट्रोल चाहिए ना, वो नहीं है इनके पास, ये न्यूक्लियर चलाएंगे। मार्क पोम्पियो की बातों को इतना सीरियसली ना लिया करें। मार्क पोम्पियो अगर इस काबिल होता तो क्या बात है। अभिनाग जी, thank you. Before partition, Pak Punjab was most fertile land along with East Bengal in United India. What actually happened that they have to import wheat now? ईस्ट बंगाल का तो मामला खराब नहीं है, क्योंकि ईस्ट बंगाल जो का बांग्लादेश है, वहां पे तो मामला सही है। बांग्लादेश भिखारी मुल्क नहीं है, अच्छी इसकी इकोनॉमी जा रही है। यूं समझ लें कि आज की तारीख में पाउंड स्टर्लिंग 300 से ऊपर चला गया पाकिस्तान रुपए में, लेकिन बांग्लादेशी रुपए में शायद 150 का भी नहीं है। और इंडिया का 100 रुपए का है। एक इंडियन रुपीस 3 रुपये के पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। एक बांग्लादेशी टका 1.5 2 2 2 2 2 का हो गया है। तो बांग्लादेश का ये हाल नहीं, पाकिस्तान पंजाब का ये है कि देखें खेती के ऊपर होता है, आप क्या खेती उगाते हो। भारत का पंजाब है, वो आज भी गेहूं, चावल, गन्ना, कॉटन ये सब उगाता है। पाकिस्तान में टेररिज्म की खेती करते हैं, जिहादिज्म की खेती करते हैं। तो जो बोओगे वो काटोगे। तो पाकिस्तान में फर्टाइल लैंड को जिहादी और टेररिज्म की फर्टाइल लैंड बना दिया गया है। भार्गव जी नमस्कार। Why Awam of Punjab and Karachi doesn't come out in protest like people of Balochistan and Baltistan? पंजाब और कराची की आवाम है ना, वो नपुंसक है। कराची मेरा शहर है, मैं वहां पे पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। कराची की बदकिस्मती की बात यह है कि इसकी आवाम नपुंसक है, बेगैरत है। बहुत बुरा लग रहा होगा कराची वालों को, मैं काफी अरसे से ये बात कह रहा हूँ। थोड़ी सी भी गैरत होती ना तो ये सड़कों पे होते, थोड़ी सी भी गैरत होती तो। श्रीलंका में मामलात इतने खराब नहीं हुए थे जितने आज पाकिस्तान के हैं, लेकिन श्रीलंका की गैरतमंद आवाम थी और वो ईमानदार भी थी। किसी बैंक को नहीं लूटा, किसी एटीएम को नहीं लूटा, किसी सुपरमार्केट से चीजें नहीं चुराई। डायरेक्ट टारगेटेड प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, मिनिस्टर्स, इन सब के घरों पे हमला किया और इनमें से भी किसी का कत्ल नहीं किया, कुछ नहीं। निकलो भाई। नई सरकार आई, नई सरकार को टाइम दिया कि चीजें करेक्शन की तरफ ले जाओ, और नई सरकार करेक्शन की तरफ ले जा रही है। 1,35,000 श्रीलंका की आर्मी थी, डायरेक्ट 35,000 निकाल दिए और बाकी की भी कहा है कि आधी कर देंगे इन द कोर्स ऑफ टाइम। बेगैरत नहीं है श्रीलंकन, यहाँ तो ये बेगैरत बैठे हैं कराची और पंजाब की पब्लिक। तुर्की में जब अरबगान ने के ऊपर आर्मी ने अटैक किया ना, टैंकों के जरिए मार्शल लाने के लिए, तो पब्लिक टैंकों के आगे लेट गई थी। तो पाकिस्तान में ना चूरन बेचे जाते हैं ना, पाकिस्तान में भी चूरन, कि अब अगर आर्मी ने मार्शल लॉ लाई तो हमारी आवाम भी लेट जाएगी। तो पाकिस्तान के एक एंकर ने कहा कि हमारी आवाम लेट तो जाएगी लेकिन टैंकों के पीछे लेट जाएगी, कि वापस नहीं जाना, जाओ आगे हमला करो डेमोक्रेसी पे। बेगैरत है। और बेगैरतें क्यों होती है, ये इसका कोई जवाब क्या दें। ध्रुव ज्योति रॉय जी धन्यवाद। सर आपको लगता है नॉन मुस्लिम कंट्रीज का ग्रुप बनाना चाहिए ओआईसी की तरह? अ, नहीं बनेगा नहीं ना भाई, बात बात के नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं। और फिर जो मेजोरिटी तो क्रिश्चियन कंट्रीज है ना, ऑफिशियली वो सेक्युलर बने फिरते हैं।
तो नहीं, मैं नहीं समझता कि बनाना चाहिए तो बनाएगा कौन? भाई बिल्ली आ जाती थी, चूहों को खा जाती थी, तो चूहों ने मीटिंग की कि भाई साहब ऐसा क्या करें कि बिल्ली से बचें? तो एक बूढ़े चूहे ने कहा कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। फौरन सब खुश हो गए, कहा घंटी बांध देते हैं। फिर डिसाइड करने के लिए जब बैठे कि भाई बांधेगा कौन गले में घंटी बिल्ली के, तो यहाँ भी बनाएगा कौन? नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जैसे पावरफुल है अमेरिका, यूरोप वगैरह, वो तो जिहाद को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया है। 79 से पहले दुनिया में जिहाद नहीं होता था। पूरे 150-200 साल मुसलमान कंट्रीज कॉलोनीज रहे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका वगैरह की। जिहाद नहीं था। जिहाद 79 में अफगानिस्तान में जिहाद की जरूरत पड़ी तो इंडस्ट्री बनाया इन्हीं नॉन मुस्लिम कंट्रीज ने। तो ये तो मुसलमानों को यूज करते हैं। नहीं, ये लोग कहां से बनाएंगे? गंगुली जी, व्हाट विल बी द सिविल सोसाइटी सिनेरियो व्हेन पाकिस्तान विल डिफॉल्ट? बहुत भयानक होगा भाई, बहुत भयानक, ऑलरेडी भयानक है। ऑलरेडी भयानक है। डाकू एक परचून वाले की दुकान पे गए, दालें, चावल, घी लूट के जा रहे थे। उसने रेजिस्ट किया, उसको गोली मार के चले गए, मर गया बेचारा। ऑलरेडी हाल खराब है। आगे बहुत हाल खराब होना है। डिफॉल्ट होगा जब कोई चीज नहीं मिल रही होगी तो घर घर बंदूक है। पूरी वायोलेंट कौम है, वायोलेंस पे बिलीव करती है, जिहादी माइंडसेट है, कत्लो गारत इनके लिए आम चीज है। बहुत भयानक सूरत हाल होगी पाकिस्तान की। कुमार सत्यम जी, सर यू आर ग्रेट, आई लव माई इंडिया एंड शाहरुख खान एंड दे बोथ वॉन थ्रू पठान एंड लव, जय हिंद। जी भाई, देखें, हमें कुछ चीजों पे एतराज है जो बॉलीवुड गलत मैसेज करता है। मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है कि सर्टेन फिल्मों का जब बाइकआउट करते हैं इसका मतलब बॉलीवुड का बाइकआउट नहीं है। बॉलीवुड आफ्टर ऑल लाखों लोगों का घर चलाता है। ये भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है। ये भारत का एक तरह का फॉरेन ऑफिस है जिससे भारत का मैसेज बाहर जाता है। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप करेक्ट मैसेज भेजो। आप एक रिलीजन को नेगेटिव हमेशा पोर्ट्रे करोगे, वो गलत है। इसी तरह पठान मूवी की बात आती है, तो भाई साहब पठान मूवी में आईएसआई को अच्छे कलर में पेश किया है ना भाई। मतलब आईएसआई की लड़की अच्छे डांस कर रही है, अच्छे डायलॉग बोल रही है, पॉजिटिव मैसेज दे रही है, और रॉ का परमवीर चक्र जिसने जीता है उसको आप नेगेटिव उसमें दिखा रहे हैं, तो गलत है ना यार, गलत है। हम ये कह रहे हैं कि मुझे तो बता दें ना कि कौन सा ऐसा आईएसआई एजेंट है जो भारत के रॉ एजेंट से प्यार करता है, जैसे कि ये कतरीना कैफ को दिखाते हैं, जैसे ये दीपिका को दिखाते हैं, जैसे एक पाकिस्तानी लड़की जारा, प्रीति जिंटा, वीर जारा में भारत के विंग कमांडर को प्यार करती है। यार ये फिल्मों में आप हमेशा पॉजिटिविटी ही दिखाएंगे उधर की, तो नहीं है ना ऐसा। हम नहीं कह रहे कि आप पाकिस्तान को गालियां दो, हम नहीं कह रहे कि आप करेक्ट पिक्चर भी दिखाओ जो कि पाकिस्तान हमेशा भारत दुश्मनी करता है, लेकिन यार नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप कर रहे हो जो कि हमेशा आप भारत की आर्मी को एक नेगेटिव फॉर्म में दिखाओगे, तो फिर हमें दुख तो होगा ना भाई। तो ये हमारा एतराज था, और कुछ नहीं है। हमें शाहरुख खान से कोई दुश्मनी नहीं है। शाहरुख खान ने कभी एंटी इंडिया या आमिर खान का मसला था, आमिर खान ने कुछ ऐसी पॉलिटिकली चीजें की जिससे कि हम आमिर खान को, वो शाहरुख खान से हमें कोई ऐसा सच मसला नहीं है, ठीक है। तो बात होती है पॉजिटिव नेगेटिव मैसेज की। मुरली राव जी, थैंक यू। नमस्ते आरिफ जी, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ विद द यूक्रेन वॉर? हाउ लॉन्ग दिस विल गो ऑन? इज द टाइम राइट फॉर इंडिया टू टेक पीओके? कीप इट अप आरिफ जी, जय हिंद। जय हिंद भाई मुरली राव जी, थैंक यू वेरी मच। बात दरअसल ये है कि यूक्रेन वॉर है ना, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसको वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है ले जाने की। देखें, बड़ी वार होती है ना जब, तो खास तौर पे तीन तीन इंडस्ट्रीज बहुत काम करती हैं। एक वेपन, एक फार्मास्यूटिकल, और एक फूड ग्रेन। ये तीन अमेरिका कॉरपोरेट सेक्टर है ना, जो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी जंग हो। तो यूरोप और अमेरिका
उसको समझ रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। हालांकि ऐसी कोई जंग है ना तो ये 1945 नहीं है। ऐसी जंग में बाजा बज जाएगा, क्योंकि रशिया और चाइना बहुत बड़ी पावर है। तो जंग वर्ल्ड वार होती है तो दुनिया में बड़ी तबाही आनी है, और अगर इसमें किसी ने एक आध न्यूक्लियर छोड़ दिया ना तो फिर बहुत सारे न्यूक्लियर, तो फिर इसकी तबाही का आप अंदाजा लगा लें कि 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने एटम बम मारे थे ना, उससे हजार हजार गुना पावर के अब एटम बम है। तो बड़ा मामला खराब है। लेट्स सी क्या होता है मुरली जी। डस्क नाइट, थैंक यू भाई। Abhijit Iyer says Pakistan has a lot of informal economy and default wouldn't make much impact to Pakistani society. Your take on it, whether default effect? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान की lot of informal economy जो है ना, वो आम आदमी के पास नहीं है। आम आदमी के पास नहीं है। अमीर जनरलों के पास, फ्यूडल लॉर्ड के पास, अमीर पॉलिटिशियन, कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, कितने होंगे ये? 1% पाकिस्तानी, 2% पाकिस्तानी। आम आदमी को तो अभी भी आटा नहीं मिल रहा। आम आदमी का तो कंटेनर पड़ा हुआ है 1900 के करीब पोर्ट पे। दालों का स्टॉक खत्म है, गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो इनफॉर्मल इकोनॉमी कैसे पाकिस्तानियों को बचाएगी? इनफॉर्मल इकोनॉमी वाले हैं ना, वो सब बाहर अपनी सेटिंग करके बैठे हैं। इनकी सबकी फैमिलियां बाहर की नेशनलिटियां लेके बैठी हैं, बिजनेस समा के बैठी हैं। कहाँ है कमर जावेद बाजवा? 2 महीने पहले तक ये पाकिस्तानियों को ठप्पे देता था पैट्रियोटिज्म के। कहाँ है वो? गया ना, अपने इनके बच्चों ने जो बिजनेस सेटल किया था वहां पे बैठा हुआ है। आसिम सलीम बाजवा, राहिल शरीफ, कियानी, अहमद शुजा पाशा, जहीरुल इस्लाम, जितने पाकिस्तान के जनरल हैं देख ले कहाँ बैठे हुए। और यही हाल इनका होना है जो करंट सर्विस में। ये गफूरा जो बैठा है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान का कोर कमांडर है क्वेटा का, ये पाकिस्तान में रहेगा? जिस दिन रिटायर होगा 2 दिन नहीं लगाएगा। ये है इनफॉर्मल इकोनॉमी वाले। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी ने पाकिस्तानियों को कुछ नहीं देना भाई। पाकिस्तान में बहुत मामला खराब होने वाले हैं। कल्याण कुशेद जी नमस्कार, वेलकम भाई। कल्याण भाई, आरिफ सर, इन पाकिस्तान दे देयर एनी economic reforms initiated in 75 years? I only read the Zulfikar Ali Bhutto steps up nationalization policy in 70s era. वो जुल्फकार अली भुट्टो की जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी है, वही ने तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का ठप्पा बिठाया है भाई। इससे पहले तो अयूब खान के जमाने में जो भी है, मार्शल लॉ था, सब कुछ था। पाकिस्तान बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, एशिया की राइजिंग इकोनॉमी थी। एजुकेशन सिस्टम इतना जबरदस्त था कि दुनिया के कई मुल्कों के लोग पाकिस्तान पढ़ने आते थे। पाकिस्तान में फिल्मों की शूटिंग के लिए लोग आते थे, फॉरेन सेलिब्रिटीज आते थे। भाई कराची में हमारे हमारे घर के हम दादाजी के घर पे रहते थे, हमारे दादाजी के घर पे जब मैं तो छोटा सा था, तो हमारे घर के पीछे कहीं थोड़ा दूर पब था, बार था। हमारे चाचा वहां से रोज टूनों के आते थे, वो दादाजी की गालियां भी सुनते थे। ये था पाकिस्तान। जुल्फकार अली भुट्टो ने एक तो इस्लामाइजेशन किया, इसने इस्लामिक रिपब्लिक बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पहले पाकिस्तान वाज नॉट इस्लामिक रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। इसने कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया। इसने संडे की जगह फ्राइडे की छुट्टी अनाउंस की। इसने अहमदियों को काफिर करार दिया। इसने शराब पाकिस्तान में बैन की। खुद नंबर 1 शराबी था, जागीरदार था, इस्लाम छोड़े ह्यूमैनिटी पे ही बिलीव नहीं करता था। लेकिन ये पाकिस्तान की सोसाइटी में बुनियाद इसने रखी। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरा नेशनलाइज जो किया ना, खाली इंडस्ट्री नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, सबको नेशनलाइज किया। मेरे फादर नूर सिल्क मिल में अकाउंटेंट थे, चीफ अकाउंटेंट थे। तो एक दिन सुबह जॉब पे गए, थोड़ी देर में ही वापस आ गए। हमने पूछा क्या हुआ, मैं तो छोटा था, अम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो बोले वो गेट पे ताले लगे हुए थे, फौज बैठी थी। और नूर सेठ जो थे, नूर सिल्क मिल के मालिक नूर सेठ खड़े थे उधर। हमने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये कह रहे हैं आज से ये सरकार का है, तुम लोग जाओ घर।
ये किस किस्म का नेशनलाइजेशन? उस वक़्त जिस वक़्त इसने पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री, हबीब बैंक और जितने बैंक थे, उनके मालिकों को बाहर खड़ा कर दिया। आज से सरकार का है। तो उस वक़्त भुट्टो की अपनी ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उसमें 22 रेलवे स्टेशन आते थे। वो नेशनलाइज़ क्यों नहीं की? फ्यूडल लॉर्ड्स पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में सरदार थे, केपीके में सरदार थे, पंजाब और सिंध में चौधरी थे, जागीरदार। उनकी जागीरों को कोई हाथ भी नहीं लगाया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ थी नेशनलाइज़ कर ली। एजुकेशन का ठप्पा बैठ गया। अब उसमें ये हुआ कि जिस हबीब बैंक में मेरे मामू काम करते थे, वो एमए पास थे और जूनियर ऑफिसर थे। उस बैंक का मैनेजर मैट्रिक पास आके बैठ गया, क्योंकि वो सरकार का था ना। अब सरकार जिसको बनाए मैनेजर। प्राइवेट सेक्टर तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी क्वालिफाइड लोगों को लगाएगा ना। ये हाल हो गया। एजुकेशन का ठप्पा बैठ गया। आज पाकिस्तान का जो ग्रेजुएट है, वो भारत के 8वीं क्लास के बराबर नहीं है। आपको नजर आ जाता है क्रिकेट की जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो, कि इनका क्या हाल है। एजुकेशन बिठा दी। तो ये भुट्टो की पॉलिसियों ने पाकिस्तान को डुबो के रख दिया। ऋषिकेश हरिदास जी, थैंक यू भाई। थॉट्स ऑन यस्टरडेज अटैक इन इजराइल। उफ, इजराइल और भारत, ये दो जेन्युइन कंट्रीज हैं। इस दुनिया में सबसे पुराने मुल्कों में ये दो मुल्क हैं। हजारों साल पहले, हजारों साल पहले, मेरा ख्याल है 4-5 हजार साल पहले किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करती थी, किंग डेविड के जमाने में। और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा पुराना मुल्क, और डेमोक्रेसी। फिर रिसोर्सेस, एजुकेशन के हवाले से टॉप कंट्रीज। और कभी किंगडम ऑफ इजराइल ने और अखंड भारत ने कभी बाहर जाके किसी देश में हमला नहीं किया। इनके दुश्मन यही है, मुसलमान और क्रिश्चियन भी। आप लाख कहें कि अमेरिका इस वक्त सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, ये वो, लेकिन आफ्टर ऑल ये सब ड्रामे हैं। अगर आप 40s की हिस्ट्री में जाए ना, तो इसराइल को अपनी आजादी लेने के लिए क्या-क्या कुर्बानियां देनी पड़ी इंग्लैंड सरकार से, इसकी आप कभी स्टडी कर लें। बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं ब्रिटिश ने ज्यूज लोगों के खिलाफ। आपको पता है कि जब इंग्लैंड का कब्जा था यरूशलेम पे, तो ज्यूज माइग्रेशन पे पाबंदी थी, वो जाके इसराइल में नहीं रह सकता था। बड़ी कहानी है ये, और आए दिन ये हो रहा है। अब क्या होता है कि साइनागोग में जाके कल पैलेस्टीनियन 7 लोगों को मार देता है, गजा से रॉकेट फायर होते हैं, और फिर विक्टिम कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, देखो इसराइल हम पे हमला कर रहे हैं। तो अब इसराइल क्या करे, चाटे तुम लोगों को? बड़ी बदकिस्मती की बात है। और इसराइल अभी तो कम कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि सालों को एक बार ही हमला करके क्रश कर दो, खत्म करो, और यही भारत भी करे तो बेहतर है। जनरल पर्पस। थैंक्स आरिफ भाई फॉर इनलाइटिंग अस एवरी डे। जय हिंद। भाई धन्यवाद, आप लोग मुझे इतना मान देते हैं। कार्लिक त्यागी, good evening, sir. How is the immigrant crisis in UK? What is your opinion on changing demographics of UK cities like Blackburn, and what the government is doing about it? आज सुबह मैंने वीडियो लगाई है इमिग्रेंट्स के इशू पे। यूरोप भर का हाल खराब है, सब चीख रहे हैं। इंग्लैंड में खासतौर पे बहुत ज्यादा हाल खराब है। कश्तियां भर भर के आ रही हैं। क्राइम, पेटी क्राइम, स्ट्रीट क्राइम, नाइफ क्राइम बहुत बढ़ गया है। रेप, गैंग रेप, ये सब चीजें बहुत बढ़ गई हैं। आदमियों के रेप हो रहे हैं यार, क्योंकि सबसे ज्यादा गेइज्म मुसलमानों में है। देखिए, मुझे किसी के गे होने पे, लेस्बियन होने पे कभी एतराज नहीं रहा। अगर कोई भी ऐसा काम जिससे आप दूसरों को तकलीफ नहीं देते और वो लीगल पैरामीटर्स में है, आप करें। लेकिन
आप ओपनली एक्सेप्ट तो करो, इस्लाम गे हराम, गे ये, गे वो। खुद सबसे ज़्यादा मदरसों में बच्चे रेप होते हैं, लड़के भी। तो यहाँ पे मामलात बहुत ख़राब हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से। और जो मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ के मेयर जो हैं, वो मुसलमान हैं, जैसे लंदन, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड वगैरह में, बर्मिंघम। तो मामलात ख़राब हैं। एक सिविल वॉर नज़र आ रही है। कब तक बचेगी यहाँ की सरकार, तो कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि सरकार कुछ करने की पोज़ीशन में नहीं है। अब कब तक बचते हैं ये सिविल वॉर से, ये वक़्त ही बताएगा। अज़ीज़ दोस्तों, 1 घंटा हो गया है, तो मैं थोड़ा 10 एक मिनट और वो करूँगा, क्योंकि फिर साढ़े 3 बजे, यानी आपके टाइम 9 बजे, इंडिया टाइम 9 बजे, हमारा रीच का वो है स्पेस, ट्विटर स्पेस। और इससे पहले भी मैं 2 इंटरव्यू से फ़ारिग हुआ हूँ, तो मेरा अपना हाल भी बहुत ख़राब है, तो 10 मिनट और हम लगाते हैं, फिर अगले हफ़्ते। डेट्रिमेंटल जी, सर प्रणाम। सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अरफा खानम एंड जुबैर's टॉक्सिक प्रोपेगेंडा, एंड व्हाट शुड द गवर्निंग बॉडी डू अगेंस्ट देम? देखें, गवर्निंग बॉडी है ना, उसका तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हेट स्पीच है ना, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म है ना, वो बेसिक ह्यूमन राइट है। लेकिन फेक जर्नलिज्म, फेक स्टोरीज, बनाई हुई स्टोरीज जबरदस्ती की, जैसे ये बीबीसी की स्टोरी है, ये जैसे अरफा खानम और राना अय्यूब की सारी राना अय्यूब का कल का वॉशिंगटन पोस्ट का इंटरव्यू, वो आर्टिकल पढ़ लें। ये चीज गलत है। ये गलत नहीं है, क्राइम है। ये ह्यूमन राइट नहीं है, ये क्राइम है भारत में। और ये हेट स्पीच है। भारत में हेट स्पीच के कानून को सख्त करना होगा। दुनिया चीखेगी, तो दुनिया के चीखने से भारत को क्या फर्क पड़ना है? दुनिया अब नहीं चीख रही, ये बीबीसी और ये और वो। कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं कहता हूं इंग्लैंड में या अमेरिका में कोई न्यूज़ चैनल हॉलोकॉस्ट के ऊपर बना दे रिपोर्ट कि ये गलत था, वो न्यूज़ चैनल बंद हो जाएगा। नहीं कर सकते आप, अलाउड नहीं है हॉलोकॉस्ट के बारे में ये बोलना कि वो झूठा था। और झूठा नहीं था, ठीक है ना, हॉलोकॉस्ट हुआ था, ज्यूस जेनोसाइड हुआ था, मिलियंस ऑफ ज्यूस मारे गए थे। तो वही भारत में है ना भाई, मिलियंस ऑफ हिंदू मारे गए हैं ना भाई। उसपे तो हमने कुछ कोई वीडियो देखी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, गोधरा पे गुजरात पे बना रहे हैं। कश्मीरी पंडित पे जब फिल्म आई तो जी फेक प्रोपेगेंडा है, झूठ है, जो कि हकीकत था। तो अरफा खानम, जुबैर जुबैर को गिरफ्तार किया जाता है, एयर कंडीशन कमरा दिया जाता है यार। सालों को उल्टा लटका के लिटर मारो। सॉरी फॉर द लैंग्वेज भाई, लेकिन ये इस काबिल है, इनको ऐसा ही करना चाहिए। तपन कुमार सिन्हा महापात्रा जी, धन्यवाद भाई। अ, पठान फिल्म पे किया था। पठान फिल्म पे बीजेपी मिनिस्टर्स के कमेंट्स के बाद मोदी जी ने अपनी लोगों को ये सब बोलने से मना किया एंड टोल्ड देम टू कनेक्ट विथ मुस्लिम्स। सम वेलकम दिस मूव, सम से मोदी स्टार्टेड अपीसमेंट। देखें, अपीसमेंट की बात नहीं है। मैंने अभी पठान फिल्म के बारे में बताया ना कि उस पे आप लॉजिकल वो करें। आप रिलीजियस ग्राउंड पे क्यों जाते हो? कि शाहरुख खान को आप टारगेट करते हो, शाहरुख खान को क्यों टारगेट करोगे? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। आप फिल्म के मैसेज को टारगेट करते, समझ में आता है कि गलत है। एक आईएसआई एजेंट को भारत लवर बताया है। कोई एक तो बता दे हिस्ट्री में उठा के, कोई आईएसआई का। जैद हामिद आईएसआई है भाई। तो आप बता दें कोई एक हिस्ट्री में आईएसआई का, जो कतरीना कैफ टाइगर जिंदा है में जाती है इराक में भारत की नर्सों को छुड़ाने। ये भाई साहब भारत को बचाने के आ गई। और रॉ एजेंट जो हैं, जॉन अब्राहम, वो भारत तबाह करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये मैसेज पे हमें ऐतराज है। और मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल करेक्ट है कि देखें, आप भारत को अगर रिलीजियस ग्राउंड पे डिवाइड करेंगे ना, खासतौर पर रूलर्स को, रूलिंग पार्टी है ना बीजेपी, अगर बीजेपी के लोग मुसलमान ये मुसलमान वो कहेंगे, तो सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं ना। आफ्टर ऑल
15-20 करोड़ है ना भाई मुसलमान, छोटी तादाद तो नहीं है। वो भारत के गली-कूचे में हैं, हर जगह मिलेंगे आपको टॉप टिल डाउन, नॉर्थ से साउथ तक, वेस्ट से ईस्ट तक। तो सिविल वॉर तो नहीं शुरू करानी ना, सरकार इतनी गैर ज़िम्मेदार, इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। अपीसमेंट की बात नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के तरले-मिन्नतें करो, उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बात ना करो, तो सही कह रहे हैं। आम आदमी को समझना होगा और उस मैसेज को आगे बढ़ाना होगा, सरकार के लोगों को ये काम नहीं होता। अ, बहरहाल मैं समझता हूँ अब हम वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को अज़ीज़ दोस्तों। अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी। इस दौरान मेरी कोशिश रही है, देखें जनवरी के महीने में मैंने रोज़ की 2 वीडियो आपको दी हैं। और मेरी पूरी कोशिश है, बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, कम से कम मैं आपके सामने अपना मैसेज फॉरवर्ड करूँ। अज़ीज़ दोस्तों, एक प्रोजेक्ट है, धार्मिक क्राउड फंडिंग वाले हैं, जिनके सामने हम कुछ जो एक दूसरे के ख्याल को समझने वाले हम ख्याल लोग हैं जो, वो एक प्रोजेक्ट करना शुरू कर रहे हैं जिसमें हिंदू फोबिया जो ग्लोबल चल पड़ा है, वो पूरी दुनिया में जो मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इस पे, और भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ जो कंटिन्यूस वो हो रही है एक प्रोपेगेंडा, तो हमारे हिंदुओं की तरफ से उस पे सरकार तो कोई इन्वेस्टमेंट करती भी नहीं, और चले हम कहते हैं नहीं भी कर रहे हैं आप, हमारा तो फर्ज है। तो हमने कुछ हिंदू दोस्तों ने मिलके कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें हम जेन्युइन लॉबिंग करेंगे, करेक्ट वन, फेक न्यूज़ के साथ नहीं। हम बताएँगे कि हिंदू प्रोडक्टिव कौम है, जिस माशरे में रहती है वहाँ पे क्राइम नहीं करती। रिकॉर्ड्स उठा के देख लें यूके के, अमेरिका के, जेलें भरी हैं मुसलमानों से। अगर 1% मुसलमान जिस मुल्क में रहता है वहाँ पे 10-20% जेलों में है। जबकि अगर 1% हिंदू कहीं रहता है तो वहाँ पे 0.1% भी जेलों में नहीं है, क्राइम नहीं करते। फिर सरकारी रिसोर्सेज़ को लूटते नहीं हैं, जॉबलेस अलाउंस और ये अलाउंस, बल्कि टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा हैं। इंग्लैंड में 2% हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन 10% टैक्स पेयर हैं। ये बड़ा फ़र्क होता है। हमने बताना है कि कभी किसी दुनिया में हिंदुओं ने टेररिज़्म नहीं की। कोई एक टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन दुनिया में ऐसी नहीं जिसको कि आप हिंदू कह सकें। कभी किसी हिंदू ने सुसाइड बॉम्बिंग नहीं की। कभी किसी हिंदू ने छुरा लेके पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में छुरा लेके लोगों को नहीं मारा। ये कभी हिंदुओं का दर्स ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है वायलेंस की तरफ। लेकिन आप उसको कमज़ोरी ना समझें, सेल्फ डिफेंस हमें हमारे भगवानों ने सिखाया है, और सेल्फ डिफेंस हम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये पूरा एक लॉबिंग का चेन चलानी है जिसके लिए मुख्तलिफ हायरार्की लोगों के साथ कंट्रीज़ में जाके मिलना है, इनको फाइलें देनी हैं, ये सब पैसा लगता है। मैं आपको पता है गरीब आदमी हूँ, तो धार्मिक फंडिंग वालों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था कि क्राउड फंडिंग हम करवाते हैं, जिससे कि ये है कि आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। तो अब ये हमें एक प्रोजेक्ट लेना है जिसमें एक वेबसाइट होगी, एक न्यूज़लेटर प्रिंट कराएँगे, सैकड़ों की तादाद में वो पोस्ट में जाएगा, फिर लॉबिंग के लिए कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, जैसे जिनेवा में जो यूनाइटेड नेशंस का अब सेशन हो रहा है फरवरी में, मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे पास तो नहीं है गुंजाइश। 2 ढाई हज़ार पाउंड का खर्चा है वहाँ पे, 4 हफ्ते का सेशन है, मैं कम से कम 2 हफ्ते तो वहाँ पे रहूँ। महँगा तरीन शहर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड का। मैं नहीं जा पा रहा, क्योंकि अब मेरे पास गुंजाइश नहीं। मैं पिछले साल भी सितंबर में अपने घर के बजट काट के गया तो मेरे ऊपर 1200 पाउंड का कर्जा और चढ़ गया। तो वहाँ पे कोई हिंदू नहीं आता, वहाँ पे कोई हिंदू फ़ोबिया के बारे में बात करने वाला नहीं। मुसलमान भाँत-भाँत के वहाँ पहुँच के इस्लामोफ़ोबिया और ये वो। तो अब हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट शुरू करें, इसके लिए ये नीचे वेबसाइट दी गई है धार्मिक फंडिंग वालों की। वहाँ पे हमने 20 लाख रुपया यानी दो 20,000 पाउंड की एक प्रोजेक्ट रखा है सामने। जिस दिन अगर ये 20,000 पाउंड जमा हो गए, तो हम एक ऑर्गनाइज़ेशन बना के उसको 1 साल पूरी लॉबिंग कर सकते हैं। और फिर एक बार वो रनिंग में आ जाएगी तो फिर हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके सामने है ये, प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम।